नमस्कार, आप देख रहे हैं अलीगढ़ बुलेटिन। मैं आपके साथ ऋचा सिंह। इस बुलेटिन में हम आपको अलीगढ़ जनपद की उन सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे जो आपको कहीं ना कहीं आपके शहर, समाज और आम जनजीवन से जुड़ी हुई हैं। चाहे बात हो सामाजिक आयोजनों की, प्रशासनिक गतिविधियों की या फिर आम लोगों से जुड़ी समस्याओं की, हर अहम खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अलीगढ़ बुलेटिन के खास समाचारों के साथ। अलीगढ़ के मैरिस रोड स्थित कृष्णा हॉस्पिटल में प्रसूता के इलाज में लापरवाही को लेकर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि डिलीवरी के दौरान डॉक्टरों ने महिला के पेट में रुई छोड़ दी, जिससे तबीयत बिगड़ने पर दूसरे अस्पताल में दोबारा ऑपरेशन कराना पड़ा। अस्पताल प्रबंधन द्वारा सहयोग न करने पर आक्रोशित परिजन महिला को स्ट्रेचर पर लेकर अस्पताल पहुंचे और विरोध जताया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? मेरा पुष्पा नाम है। ये जो पेशेंट हैं ये आपकी कौन है? बेटी है मेरी। आपकी बेटी है? क्या हुआ है उनको? इनका ऑपरेशन हुआ था। कौन से हॉस्पिटल में? इसी में कृष्णा में। अच्छा, क्या दिक्कत आई है फिर अब? और माँ में कॉटन छोड़ दी, पहले ही तो जाके दर्द होता रहो, दर्द होता रहो, बंद ना हो तो हम लेके आए। तो डिलीवरी कैसे की थी इनकी? ऑपरेशन किया है या फिर ऑपरेशन नॉर्मल हुआ है? नहीं, ऑपरेशन ऑपरेशन तो हुई है डिलीवरी। अच्छा। फिर वहाँ के बाद दर्द होता रहा, दर्द बंद ना हो तो हम लेके आए कई बार। तो इनने दवा लिख दी डॉक्टर साहब ने, दवा खवाते रहे हम, वो दर्द बंद ही ना हो। जब से अब तो दवा खाती रही है। अब दवा अब आज ये टाइम है, मतलब ऐसी स्थिति है गई, जब ज्यादा ही परेशानी हुई फिर हमने सिटी स्कैन कराई। तब वहाँ में कॉटन बताई कि कॉटन रह गई है पेट में। अब वो दिखाई नहीं डॉक्टर साहब को। जब तो इनने कही कि हम ऑपरेशन कराएंगे, ऐसे ऐसे वहाँ ले जाओ तुम दवा हॉस्पिटल में ऑपरेशन करा लो, खर्चा हम देंगे जो हो वो। अब हमने ऑपरेशन करा लो, अब वही खर्चा दे। अब जब कह रहे हैं तो अब मुझे नहीं पता, मैं तो जानता ही नहीं हूँ आप लोगों को। अब आप क्या चाहते हैं इसमें? अब मैं चाहती हूँ भैया मेरी बेटी को इलाज होना चाहिए अभी तो, और एक ऑपरेशन और बोलो अभी डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन होगा, और मुझे तो जितना खर्चा मेरी बेटी के लिए चाहिए वो चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत कुमार है, रहने वाले? चंडोली बुजुर्ग। क्या मामला हो गया? हमारे चाचा जी की लड़की थी, उनका हमारे ही गांव के एक डॉक्टर निरंजन वो यहाँ कृष्णा हॉस्पिटल में लेके आए, और इस कृष्णा हॉस्पिटल में बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी होनी थी, और इन्होंने कहा कि डिलीवरी नहीं हो पा रही है किसी भी कारणवश तो ऑपरेशन कर दीजिए। उनका ऑपरेशन यहाँ पे हुआ, और ऑपरेशन होने के बाद उसमें जो पेट में है कॉटन और पट्टी, इन्होंने उसमें जो है पेट में ही रहने दी, और बाद में जैसे दर्द उठा तो यहाँ पे हमने ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आए, तो इन्होंने ट्रीटमेंट करते समय ये कह दिया कि अब हमारे यहाँ पे नहीं होता, ये दूसरे सर्जिकल पे आप दिखा लीजिए और जो खर्चा होगा हम वहन कर देंगे। हमने कहा कि हम मजदूर वर्ग के लोग हैं, तो हम मजदूर वर्ग के लोग इतना रुपया कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे इलाज के लिए? तो इन्होंने कह दिया मैं इलाज करवा दूंगा, आप कोई भी कानूनी कार्रवाई ना करें, इससे हमारे हॉस्पिटल की इमेज पे इफेक्ट पड़ता है। तो हमारे चाचा गाँव से ही आते हैं, तो इन्होंने सोचा कि चलो इंसानियत वाली बात है, गलती हो गई है डॉक्टर पे तो कोई बात नहीं, संशोधन कर लेंगे। लेकिन आज से 2 दिन पहले ये चाचा जी आए कि बच्ची की तबीयत बिगड़ती जा रही है और नेक्स्ट ऑपरेशन अभी और होना है, तो नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए जो खर्चा होगा 3 से 4 लाख रुपए अब तक इलाज में लगा चुके हैं, और अभी 4-5 लाख रुपए इलाज में और लगेंगे, क्योंकि बिल्कुल ही केस डैमेज हो चुका है। इसीलिए चाचा जब 2 दिन पहले आए तो अब डॉक्टर कह रहा है कि मेरे यहाँ तो लेके ही नहीं आए, और जो भी डॉक्यूमेंट थे डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर ने जो भी जांच कराई थी वो हमें कोई भी नहीं दी, बस हमें एक बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र दिया जो बच्चा यहाँ पैदा हुआ था। कोई फायदा वगैरह नहीं? कोई फायदा नहीं हुआ। कोई अब ये नामेट हो रहा है, मना कर रहे हैं कि हम कोई भी वो नहीं कर रहे, हमारे यहाँ पेशेंट आया ही नहीं है। ये कह रहे पेशेंट आया ही नहीं, जब पेशेंट यहीं आया है, पेशेंट और कहीं गया ही नहीं है। जब इन्हें दूसरी सलाह दी मोहन हॉस्पिटल के लिए, तो वहां पे ट्रांसफर हुए, तो मोहन हॉस्पिटल पे ट्रांसफर होने के बाद फिर मोहन के लिए हमने पैसा अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं, और बच्ची के बहन जी पे हमारी पे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी देखरेख भी हम ही लोग कर रहे हैं। और डॉक्टर ये कह रहा है कि हम जानते नहीं है, इसीलिए अब हम कानूनी प्रक्रिया के लिए डॉक्टर ने किया है ये जो कृष्णा हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं पीयूष बास ने, और हम अब यही चाह रहे हैं कि हमें कानूनी प्रक्रिया से जो भी इस पर दंडात्मक कार्रवाई हो, जो विधि के नियम अनुसार कार्रवाई हो, न्याय की मांग करते हैं। और हम डॉक्टर यहाँ से चला गया, हम बात करने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन डॉक्टर यहाँ मौके पे अब हॉस्पिटल छोड़ के चला गया है। अब हम चौकी और थाने जाएंगे, सिविल लाइन, और वहाँ अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएंगे। हमने इनसे बात करने के लिए हम लोग आए थे, लेकिन यहाँ से डॉक्टर बिना बात करे ही और अपने ऑफिस से यहाँ से चले गए। क्या नाम है आपका? हमारा अरविंद कुमार चौहान है। कहाँ के रहने वाले हैं? चंडोली बुजुर्ग। अच्छा, क्या घटना हुई है? 8 महीने पहले
हम बेटी को लेके आए थे यहाँ। एक डॉक्टर था निरंजन नाम का जो गांव में बैठता है, वो लेके आया यहाँ पे कि मैं यहाँ तुम्हारा नॉर्मली डिलीवरी करा दूंगा। कौन सी जगह पर? कृष्णा हॉस्पिटल। अच्छा, और इसमें लेकर के आए तो ये बोले का ऑपरेशन होगा इसका। तो डिलीवरी फिर यहाँ पर हुई है? हाँ, डिलीवरी यहीं हुई। ऑपरेशन से 40,000 रुपए जमा कराए इन्होंने। और वो जब ऑपरेशन हो गया उसके बाद में इसमें पट्टी छोड़ दी अंदर, कॉटन छोड़ दी अंदर, उससे दर्द बना रहा। और उसके बाद में जब हम लोग यहाँ डॉक्टर के पास में आए 2-4-6 बार, बोले कि ये वैसा ही ऑपरेशन का दर्द है, ऑपरेशन का ही दर्द है। इन्होंने ये दवा देते रहे, वैसे ही दवा देते रहे। एंड में अब आकर के हमने सीटी स्कैन कराया और सीटी स्कैन में कॉटन आई। और कॉटन के बाद में जब इन्होंने कहा कि ऐसा करो कि आप वहां चले जाओ मोहन सर्जिकल हॉस्पिटल में। हाँ जी, हाँ जी, और जो भी खर्चा होगा हम देंगे और वहाँ ऑपरेशन करा लीजिए। उस डॉक्टर ने भी बोल दिया, पर हमने ऑपरेशन वहाँ करा लिया। पर अब ये बात कहने के बाद में अब सारा खर्चा हमारे ऊपर पड़ रहा है। हम पैसे डेली दे रहे हैं वहाँ, और ये पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, जो कॉटन है वो कैसे पता चली तुमको? कॉटन हमने सीटी स्कैन कराया साहब। हाँ, सीटी स्कैन हुआ है, विशाल के यहाँ भी हुआ है, और गांधी ये क्या नाम है तुम्हारे, नहीं ये दीनदयाल में भी हुआ है। और भी कोई दिक्कत खड़ी होगी? ना इन्फेक्शन हो गया, सेप्टिक बन गई अंदर। हाँ, बस आने लगा जी। अब तो मरीज बिल्कुल हालत बहुत ही डाउन हो रही है। यहाँ लाए तो अब ये कह रहे हम जानते नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा मरीज बस यहाँ चाहते हैं खाली हमारा मरीज ठीक हो जाए और उसे ट्रीटमेंट करें या कराएं, बस। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के सुमेरा झाल स्थित बिजली घर पर भारतीय किसान यूनियन भानु ने ग्राम नगुला और सेपुर का ट्रांसफार्मर पिछले 4 दिनों से फूके होने के विरोध में तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। संगठन के राष्ट्रीय महासचिव धीरज सिंह के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि भीषण गर्मी में बिना बिजली के लोग परेशान और बीमार हो रहे हैं, लेकिन बार बार शिकायत के बाद भी विभाग केवल झूठे आश्वासन दे रहा है। ग्राम नगौला निवासी अरुण तोमर ने चेतावनी दी कि यदि कल ट्रांसफार्मर नहीं लगा तो बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़क पर बैठने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी बिजली विभाग और प्रशासन की होगी। इस दौरान भाक्यू भानु के प्रदेश महासचिव मुनीश पाल सिंह, राहुल जादौन, आकाश सिंह सहित दर्जनों ग्रामवासी मौजूद रहे। 4 दिन हो गए गांव नगौला का ट्रांसफार्मर फूका हुआ है। 4 दिन से लगातार आश्वासन दिया जा रहा है। छोटे बच्चे, घर में पानी नहीं होना, अन्य समस्याएं लोगों के सामने आ रही हैं, लेकिन बिजली विभाग के कानों पे कोई भी जू नहीं रहती। बिल्कुल रास्ता मत देना। रोजीना यही आश्वासन दिया जा रहा है कि आज शाम को आ रहा है, आज शाम को आ रहा है। शाम करते करते 4 दिन हो गए, जबकि यूपी के मुख्यमंत्री जी का सख्त आदेश है कि 24 घंटे में किसी भी ग्राम में अगर कोई समस्या है बिजली विभाग द्वारा तो वो निस्तारण हो। लेकिन यहाँ अधिकारी को फ़ोन करो तो वो दूसरे को बोल देता है कि उनसे बात करो, उनसे बात करो तो वो दूसरे को बोल देता है उनसे बात करो, लेकिन समस्या का कोई भी समाधान नहीं। इसीलिए आज हमने भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के तहत यहाँ पे आंदोलन किया है और थोड़ी देर में सभी लोगों द्वारा यहाँ पे तालाबंदी की जाएगी। जय किसान, जय जवान। बोलो, चालू है। पत्रकार सब है आज का मत करो। दिनांक 14 जुलाई को सूचना प्राप्त हुई ग्राम नगौला का ट्रांसफार्मर पिछले 4 दिनों से फूका पड़ा है। कई बार नंबर पे शिकायत करी उन्होंने, जेई साहब से बात हुई, एसडीओ साहब से बात हुई। 3 दिन से बुरा आश्वासन दिया जा रहा है, लॉलीपॉप दी जा रही है। महिलाएं, बच्चे इस भयंकर गर्मी, उमस भरी गर्मी में परेशान हैं। घरों में बल्ब तक नहीं चल रहे, बीमार पड़े हैं। बीमारियां इस मौसम में सबसे ज़्यादा पनपती हैं। लोग बेहोश होकर लोग गिर रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग के कान पे चूं नहीं लग रही। केवल और केवल सूखा आश्वासन दिया जा रहा है। आज आ रहा है, कल आ रहा है। कल बात हुई थी जेई साहब से, कह रहे थे शाम तक लग जाएगा। आज बात हुई है, आज फिर बोल रहे शाम तक लग जाएगा। इनकी शाम खत्म होने का नाम नहीं है। पुलिस विभाग भी आया था, दरोगा जी आए थे। दरोगा जी बोले हमारी बात हो गई, शाम तक लग जाएगा। तो थोड़ी देर दरोगा जी यहाँ रुके, यहाँ से चले गए। उन्होंने बोला भी था शाम तक नहीं लगा, सूचना प्राप्त नहीं हमें, शाम तक यहाँ बैठे, उसके बाद तालाबंदी करेंगे। तब बिजली ऑफिस की इसकी सुमेरा साल पे जो स्थित है, इसकी तालाबंदी हम लोग कर रहे जा रहे हैं।
जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। कट कर दो। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र के देवाका नगला गांव से 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी को उसकी पड़ोसन पहला फुसलाकर अपने साथ ले गई। घर न लौटने पर परिजनों ने तलाश की और पुलिस में शिकायत दी, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। परिजनों का आरोप है कि कार्रवाई की गुहार लगाने पर टप्पल थाने के दरोगा मनीष गुप्ता उल्टा उन्हें धमकाने लगे, जिसका एक कथित ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित परिवार ने पुलिस के उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। नाम किसी का भी पता नहीं है, किसके साथ गई तो किसके घर पे जाएंगे? तो दिमाग है जैसे कि तुम लोग घर बैठ जाओगे, यहाँ से काट कर दी और तुमने कहा ढूंढते रहो, कहाँ ढूंढे यहाँ से? तो सर जैसी डिटेल आ जाएगी तब पता करेंगे, तुम्हारे कहने चले जाएंगे, ठीक है ना? अच्छा हमारे गाँव की खबर हो गया, हम उसमें लगे हैं पूरे दिन, उसमें तुम्हारे गाँव में बैठे हो गए, तुम्हें समझ में नहीं आ रही चीजें। अच्छा, तुम्हारी समझ में ना आ रही कि नाबालग 2 बच्ची गई है, 4 दिन है गई, हमारी समझ में तो आ रही है। ठीक है, तो मैं समझ सकता हूँ, आपने ध्यान नहीं दिया तुम्हारी लड़की वो बच्ची है, और ध्यान देना चाहिए बच्ची पे। बच्ची पे तो बहुत ध्यान है, मेरी छोरी तो लिकार के ले गई है, मेरी छोरी नहीं ऐसी है, पूरे में उनकारी कर ले। वो तो अपने आपस में करते रहो, कौन किसको ले गया, ठीक है? वो तुम्हारे रिश्तेदार है, तो मुझसे जो तुम्हें कहना कहते रहो उसे, ठीक है? ठीक है, तो हम ठीक है, हम आगे चल रहे हैं, तो तुम अब ठीक है, बैठे रहो। वंदना, कहाँ की रहने वाली हो? देवा का नगला। क्या मामला हुआ है, पूरी बात बताइए। मेरी बहन का नाम ज्योति है और यहाँ पे हमारे बुआ की लड़की आई हुई है पड़ोस की। तो उस लड़की ने 11 तारीख को 3 बजे मेरी बहन को बातों में बहलाया फुसलाया है और यहाँ से ले गई है मार्केट के बहाने। अब वहाँ से आगे पता नहीं क्या किया उसके साथ, क्या नहीं किया। थाने में शिकायत की थी आपने? थाने में शिकायत की थी, लेकिन वहाँ की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वो कितने दिन हो गए शिकायत करे हुए? शिकायत की थी 12 तारीख को। हाँ, क्या रहा उसमें? उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ उन लोगों ने बोल दिया पहले आप ढूंढो, फिर उसके बाद हमको बताना। अगर हम ही ढूंढेंगे तो फिर पुलिस क्या करेगी? तो आपने अपनी रिश्तेदारी वगैरह में जानकारी करी थी? सारी जगह जानकारी की, लेकिन वो कहीं नहीं गई है। अच्छा, अब क्या चाहती हो आप? यही कि कार्रवाई की जाए और वहाँ की पुलिस से पूछो क्यों नहीं कर रही है वो। अगर हम ही करेंगे सब कुछ तो वहाँ की पुलिस क्या कर रही है? वो किस लिए, उसने वर्दी किस लिए पहनी है? उस वर्दी को उतार देना, फिर हम ही सब कुछ कर लेंगे। कितनी उम्र होगी आपकी बहन की? मेरी की 15 हो गई। अच्छा, आज टोटल कितने दिन हो गए गए हुए? क्या आज 14 ना, 4 दिन हो गए। 4 दिन से अभी कुछ पता नहीं चला? कुछ पता नहीं चला। अब क्या चाहती हो आप पुलिस से? पुलिस से यही कि कार्रवाई करो या फिर हम ऊपर पहुंचाएंगे। ठीक। करुआ। कहाँ के रहने वाले हो? देवगा का। थाना कौन सा पड़ता है? टप्पल। क्या मामला हुआ, पूरी बात बताइए। पूरी बात यह है जी, मेरी नातनी ज्योति कुमारी और मेरी धेरती प्रिया ले गई है, उसका ना पता है। कितने दिन हो गए ले गए? तो 4 दिन हो गया आज। शिकायत दी थाने में आपने? हाँ, मैंने शिकायत करी। क्या हुआ फिर उसमें? पुलिस ने कोई कार्रवाई की? मैंने फ़ोन कराया इधर से। क्या हुआ फिर क्या हुआ? फ़ोन करा मैंने और दरोगा जी बोले मैं बच्ची को कहाँ से ला दूँ। मैं बच्ची तो साहब हम कहाँ करें। मैं उनको इतला करो, इंक्वायरी करो कहाँ गई है कहाँ नहीं गई। हम बोले हमारे तो रिश्तेदारों का फ़ोन आया रहो और लड़की रिश्तेदारी में तो है नहीं। क्या चाहते हो? अब क्या चाहते हो आप? मेरी बच्ची चाहिए। ठीक है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रदेश कार्यकारिणी डेलीगेट व मीडिया प्रभारी इंजीनियर आगा यूनुस ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर स्कूल वाहन चालकों की समस्याएं उठाईं। ज्ञापन में आरटीओ विभाग के अभियान से चालकों पर बढ़ रहे मानसिक व आर्थिक दबाव का जिक्र करते हुए कहा गया कि स्कूल प्रबंधन द्वारा समय पर दस्तावेज न देने से उन्हें परमिट व अन्य औपचारिकताओं में दिक्कतें आ रही हैं, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है। कांग्रेस ने मांग की है कि चालकों को परमिट व फिटनेस प्रक्रिया के लिए पर्याप्त समय और सरकारी शुल्क में राहत दी जाए। साथ ही आरटीओ विभाग में विशेष शिविर लगाकर लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण कराया जाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। मेरे साथ और भी कम से कम 200 के करीब वैन चालक हैं जो अपनी परेशानी जो है डीएम साहब के पास लेकर आए थे कि आरटीओ डिपार्टमेंट हम लोगों का उत्पीड़न कर रहा है। वो गाड़ियां पकड़ रहा है स्कूल की और मनमानी चालान जो है वो काट रहा है। इस सिलसिले में हम डीएम साहब से भी मिले हैं और उनको अपना ज्ञापन सौंपा है। हम लोगों ने अपनी परेशानी बताई है। उस सिलसिले में डीएम साहब कह रहे हैं हम आरटीओ साहब से बात करेंगे। क्या परेशानी?
परेशानी ये है कि डीएम साहब के आदेश के अनुसार आरटीओ डिपार्टमेंट जो है वो कह रहा है कि स्कूल का परमिट जो है आप अपने वाहनों पर लीजिए। कुछ स्कूल ऐसे हैं जो परमिशन दे रहे हैं, कुछ स्कूल ऐसे हैं जो कि उनकी खुद की बसेस चल रही हैं, अपनी खुद की गाड़ियां चल रही हैं, तो वो परमिशन देने को तैयार नहीं है और वो मोटी कमाई करने के मूड में है। तो जो लोग 20-20 साल से उन स्कूलों के अंदर जुड़े हुए हैं कि अपने घर का 7-8 हजार रुपए में या 10 हजार रुपए में पालन पोषण कर रहे हैं बड़ी मुश्किल से, वो लोग जो है ना इस चीज से बहुत परेशान हो चुके हैं। एक गाड़ी आज पकड़ी, उसने 30,000 जमा किए, फिर उसके बाद में फिर पकड़ी, फिर 30,000 जमा किए, कब तक जमा करता रहेगा? आत्महत्या करने तक को तैयार लोग इस सिलसिले में। तो कभी हम अपने रोजी रोटी कमाएं या आत्महत्या कर लें, क्या करें? तो ये इतनी ज्यादा सख्ती कर रहे हैं कि गली कूचों में से पकड़ पकड़ के ऐसे ले जा रहे हैं कि कागज कंप्लीट कराने को सारे के सारे तैयार हैं हम लोग। हम कह रहे हैं कि हमें परमिट दिया जाए, तो कुछ ऐसा सरल उपाय निकाला जाए जो स्कूल के अंदर हम बाध्य ना हो। स्कूल के से कहते हैं साहब आप उनके मानक पूरे करने के लिए स्कूल हमें परमिशन दे, तो हमें इतना बाध्य क्यों करा जा रहा है कि स्कूल से हम गिड़गिड़ाएं कि साहब आप हमें परमिशन दो ताकि हम अपना परमिट बनवाएं। तो इस तरह का सरल कोई उपयोग किया जाए तरीका, जिससे कि हम जो है उनसे आसानी से अपने परमिशन ले सके, परमिट इशू करा सके और मानकों को पूरा करते हुए अपने उनके बच्चों को लाने ले जाने का काम कर सके। तो हमें विभाग से सिर्फ सपोर्ट की जरूरत है, हमें ये शिकायत नहीं है। हम मानक पूरे करने को तैयार हैं और डीएम साहब का आदेश मानने को तैयार हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम आरटीओ साहब से बात करेंगे, लेकिन वो कोई सरल तरीका बताएं, क्योंकि इसमें तो स्कूल मोटी कमाई कर रहा है। एक तो उनको टैक्स माफ होता है स्कूल परमिशन पर, स्कूल परमिट पर गाड़ी लेते हैं, 1 टाइम टैक्स पेड हो जाता है साहब उनका। और जब स्कूल की उनको सब कुछ मिल जाता है तो फीस जो है वो 2-2 हजार रुपये महीना ले रहे हैं। प्राइवेट ट्रांसपोर्टर जो है, जो प्राइवेट वाहन चालक है, वो 1500 रुपए ले रहे हैं, वो 2000 रुपए ले रहे हैं और उनको टैक्स भी माफ हो रहा है। तो हर चीज से तो फैसिलिटी स्कूल को ही मिल रही है। वैन चालकों को फैसिलिटी मिले, वो भी बेचारे जो है अपना पालन पोषण कर ले। ये नहीं करे साहब उनके हम बस बंद करा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हमें परमिशन मिले, हम आसानी से परमिट इशू कराएं, लेकिन हमें बाध्य ना करा जाए उनसे कि स्कूल ही बाध्य करे हमें, सीधे वही परमिशन देगा पहले कि हाँ हमारे स्कूल में चला लो। तो पेरेंट्स भेजना चाह रहे हैं बच्चों को, तो आपको क्या एतराज है? जी बताइए, आप जो ड्राइवरों के साथ आए, क्या समस्या थी जो डीएम ऑफिस आए? देखिए, स्कूल वाहन चालकों का आर्थिक व मानसिक उत्पीड़न आरटीओ विभाग कर रहा है। इस मामले को लेकर के आज हमने डीएम साहब से मुलाकात की। क्या आश्वासन दिया? देखिए, आश्वासन उन्होंने ज्ञापन हमने उनको दिया है, हमने अपनी मांग रख दी है, क्योंकि स्कूल वाहन चालक का जुड़ाव पेरेंट्स से है। 20 साल से ये गरीब लोग जिनके पास अपने खून पसीने की कमाई से एक वाहन जिन्होंने खरीदा और आज वो खुद ही ड्राइवर बनकर के गाड़ियां चला रहे हैं, या कुछ ऐसे वाहन चालक हैं जिनके पास 2-2-3 गाड़ियां हैं, उन लोगों का जो है सीधा स्कूल संचालकों ने अपनी अपनी गाड़ियां वाहन चलवाने के लिए इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए एक षड्यंत्र रचा हुआ है। उसको भी था मामला, क्योंकि स्कूल परमिट होना जरूरी है। हमने लिख करके दिया है कि हम स्कूल परमिट कराना चाहते हैं सारे लोग, हमें थोड़ा समय दिया जाए। और जो स्कूल परमिट में जो कठिनाइयां आ रही हैं, जो स्कूल आरटीओ विभाग ने कर रखा है कि स्कूल से परमिशन होना जरूरी है। दूसरा, जो फिटनेस के लिए हाथरस में सेंटर खोला गया। हाथरस में सेंटर क्यों खोला गया है? जब अलीगढ़ खुद एक मंडल है तो अलीगढ़ के अंदर सेंटर खोला जाए। वहां पर हाथरस में इन लोगों ने बताया कि इन लोगों को 1400 रुपए फिटनेस का चार्ज सरकारी होना चाहिए, वहां पर 8,500 रुपए तक की वसूली हो रही है। इसके अलावा स्कूल परमिट के नाम पर आरटीओ विभाग में जो सरकारी फीस है उससे कहीं ज्यादा धन वसूला जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इनका मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न हो रहा है। हमने ये भी मांग रखी है, इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम बना के दिया जाए, ताकि ये स्कूल वाहन चालक जो दर भटक रहे हैं, जो इस तरह से बच्चे लेके जा रहे हैं और आरटीओ विभाग इस तरह से छापा मार रहा है जैसे किसी चोर को पकड़ते हैं। ये क्या कोई चोर है? ये कोई डाकू है? मैं आरटीओ विभाग से कहना चाहता हूँ, पहले अपने यहाँ के चोरों को पकड़ो जिन्होंने भ्रष्टाचार का अड्डा खोल रखा है, जिसकी वजह से हमने ये साफ किया है कि आरटीओ विभाग के या सरकार की जो भी गाइडलाइन है इसको ये पूरा करने को तैयार है। वो सभी मानक इनको जो भी होगा उसको पूरा किया जाएगा, लेकिन उसके लिए न उसके अंदर करप्शन हो, एक जगह पर काम हो जाए। इनका ये कहाँ दर भटकेंगे? बच्चों को लेना है, ले जाना है, और इस बीच में कोई कार्रवाई इनके खिलाफ न किया जाए, इसकी भी हमने मांग रखी है। और अब हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगला कदम हम भी देखेंगे कि जनता आश्वासन दिया है कि ज्ञापन लिया है, उन्होंने कहा हम देखते हैं, आरटीओ विभाग से बात करते हैं। अब हम भी अगला कदम देखेंगे
कि जनता के लिए, क्योंकि जनता ही लोकतंत्र में पंत प्रधान देश में मालिक होती है। और ये गरीब लोग जो स्कूल वाहन चालक हैं उनके साथ में आया हूँ। ये स्कूल चाहता है कि अपनी स्कूलों अपने बस चलाए और तमाम तरह की जो स्कूल की मनमानी फीस वृद्धि, स्कूल के अंदर कोर्सेज में उनका कमीशन खोरी और आज इसे किराया वसूली के नाम पर भी सारा धन उन्हीं के जेबों में जाए, ये एक कहीं ना कहीं बड़े लोगों के लिए एक सोच के साथ ये सरकार चल रही है और उसी का शिकार ये गरीब लोग हो रहे हैं। देखिए अगला कदम जो भी होगा लोकतांत्रिक होगा, क्योंकि लोकतंत्र में पंत प्रधान देश में जनता को लोकतांत्रिक विरोध करने का आजादी है। अगर अभी हम देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, जो अब आरटीओ विभाग को क्या लिख के दिया जाता है या क्या कहा जाता है, ये सब हम सोचने के बाद ही बताएं। स्कूल से अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।